चलिए, जय हिंद दोस्तों, मैं शिवराज सिंह A1 अकेडमी पटना से। और अभी हम लोग क्लास 10th के लिए फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का चैप्टर को लेकर के आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे आपको बढ़िया मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है और इसे हम लोग अभी रिवीजन करते हैं। अंजलि, क्या सोच रही हो तुम? सोचो मत कुछ, यहाँ देखो, समझो सिर्फ ना, तुम टेंशन में लग रही है। चलो ठीक ठीक, तो हम लोग अभी प्रकाश का परावर्तन देखने वाले हैं। इसमें अभी हम लोग करने वाले हैं, इसको पूरा चीज़ समझाने वाले हैं। आप लोग को केमिस्ट्री वाला वीडियो मिल चुका होगा, तो हम लोग इस पे आ जाते हैं। इसमें हम लोग बता रहे थे क्या, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम चीज़ों को, वस्तुओं को, लोगों को, एक दूसरे को देख पाते हैं। हमारी आँखें सिर्फ एक माध्यम है देखने का, बिना प्रकाश के हमारी आँखें भी नहीं देख सकती है। यदि आप किसी चीज़ को देख पा रहे हैं तो समझो कि प्रकाश आपके आँख पर नहीं, डायरेक्ट उस वस्तु पे पड़ रहा है। उस वस्तु पर पड़ने बाद टकरा करके आपके आँखों पर पहुँच रहा है, तब वो आप वस्तुओं को देख पा रहे हैं, उसे ही प्रकाश कहते हैं। प्रकाश क्या है? जिसकी सहायता, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से आप वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो प्रकाश स्रोत उसे कहते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता हो, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता हो, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता हो, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि क्या है यहाँ पर देखिए, प्रकाश, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता हो उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश किस किस से निकलता है? तो सूर्य से, तारे से, बिजली से, कोई भी जलता हुआ बल्ब, ट्यूबलाइट, मरकरी, तो बिजली जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया इत्यादि। ये जो दो प्रकाश का सूर्य और तारे जो हुआ, ये प्राकृतिक प्रकाश में आता है। और बाकी ये सब पूरा ट्यूबलाइट, मरकरी, लैंप, ये सब मानव द्वारा विकसित किया गया है। चलिए ठीक, आगे देखिए। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु कौन सी होती हैं? वे वस्तुएं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, जिनसे प्रकाश एक तरफ से समझिए तो निकलता है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, मोमबत्ती। अब कहिएगा सर इसमें से तो प्रकाश नहीं ना निकलेगा, तो प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा? ये क्या हो जाएगा? अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। इससे प्रकाश निकल रहा है ना, जिस किसी से भी, आपके मोबाइल से प्रकाश निकल रहा है, लैपटॉप से निकल रहा है, जिससे भी निकल रहा है, तो वो क्या है? प्रदीप्त वस्तु। जिससे नहीं निकल रहा है वो अप्रदीप्त वस्तु है। चलिए ठीक, आगे देखिए। अप्रदीप्त वस्तु जो बता दिए, वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, वे वस्तु जिनसे प्रकाश नहीं निकलता, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे इत्यादि। अब टेबल, कुर्सी से प्रकाश निकलेगा? नहीं ना निकलेगा। चलिए आगे देखिए। प्रकाश की किरण क्या है? तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश, चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण रेखा कहते हैं। जब एक ही सरल रेखा पर प्रकाश दौड़ती हो, प्रकाश की चाल हो, गति हो, तो उसे ही प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज क्या है? देखो, किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से, किसी एक बल्ब से निकल करके फैलती हुई चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्लियर हुआ? देखो क्या है इसमें, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, तो इस प्रकार की किरण पुंज को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आगे बढ़िए। समांतर किरण पुंज क्या है? जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समान होती है, समांतर होती है, तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। समझे ना? ठीक, आगे देखिए। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज क्या है? तो जब प्रकाश की किरणें
अब देखो पहला वाला में अपसारी था, अपसारी में एक बिंदु से निकल करके फैलती चली जाती है, और अभिसारी में क्या होगा कि एक बिंदु पर आकर के मिलती, मतलब बहुत सारे प्रकाश आ रही है और किसी एक बिंदु पर आकर के मिलती हुई दिखाई दे रही है, चाहे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो इस प्रकार के किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होगा प्रकाश आसानी से पार कर जाता हो। वे प्रकाश जिनसे, देखो दो दो बार समझा रहे हैं, बुक रीडिंग करवा दी है तुम लोगों को, फिर इसमें भी समझा रहे हैं। क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद हो जाना चाहिए। क्लियर है ना? इसमें याद हो रहा है ना? प्रदीप्त अप्रदीप्त हैं, किरण पुंज, प्रकाश, अभिसारी, अपसारी, सब तो याद हो जाना चाहिए अब तक। तब वे पदार्थ जिनसे होगा प्रकाश आसानी से पार कर जाता हो पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे क्या? कांच, पानी, हवा। कोई भी कांच, सिंपल सादा कांच लीजिए, उससे प्रकाश ऑटोमेटिक पार हो जाएगा। और जिससे पार नहीं हो रहा है तो वो वाह बेटा। अब देखो क्या है परिभाषा पदार्थ। वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश को एक छोटे से भाग को ही होकर जाने देते हैं पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। कौन से प्रकाश कहलाते हैं? पारभासी पदार्थ। एक मिनट, चलिए देखिए, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं जैसे घिसा हुआ कांच, तेल का लगा कागज, रक्त, दूध, चर्म, आंख की पलक इत्यादि इत्यादि। आगे देखिए अपारदर्शी पदार्थ। तो वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर जाने ही नहीं देता है। नहीं, रुक जाओ, स्टॉप। वो पदार्थ क्या कहलाएगा? अपारदर्शी। जैसे क्या क्या है? तो लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, धातु की प्लेट इत्यादि जो वस्तुएं हैं, कोई भी। अभी दीवार है, अब यहाँ पर ट्यूबलाइट जल रहा है, प्रकाश उस साइड जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। उस साइड जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। बट आप इस गेट को बंद कीजिए और लाइट ऑफ कीजिए, थोड़ा बहुत प्रकाश उस शीशा से उस साइड पार होगा, तो यानी वो पार होने दे रहा है, तो वो पारदर्शी है। जो हल्का पार होने दो उसे पारभासी कहते हैं, जो पूरा ही पार होने नहीं दे उसे अपारदर्शी कहते हैं। वेरी गुड। आगे देखो क्या है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी वस्तु से प्रकाश का परावर्तन कब होता है? जब वो किसी वस्तु से टकरा करके वापिस लौट जाता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किरण आरेख प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। आपतित किरण, जो हम चित्र आप लोग को बताए थे एक बार, आपतित किरण, परावर्तित किरण, रुको हम बना देते हैं चित्र। इसमें दिया हुआ चित्र है कि नहीं? गधा लगता है, चित्र को नहीं दिया है इसमें। क्या ये लोग टाइपिंग करेगा? देखो ये हमरे से मजाक कर रहे हैं, बताइए ना। ये क्या है? समतल दर्पण। क्या है? यहां पर एक बिंदु है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओ से डिसाइड करते हैं, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। इतना मोटा लिखाएगा तो हमारा राइटिंग बैठ जाएगा, हमारा ना लगा। अच्छा, आपतन आपतन बिंदु है ना। एक्चुअली जब इस पीपीटी वाला में पढ़ाते हैं ना, तो वो वाला क्लासरूम नहीं खुलता है, नोट वाला में थोड़ा सा पेन को पतला छोटा बड़ा भी कर देते हैं, बट यहाँ पर नहीं हो पाता। यहाँ पर कुछ कम ही फीचर दिया गया, नहीं देख रहे हो? बना इसमें पढ़ाएंगे ना तो इसमें पूरा फीचर्स खुल जाता है। इसमें पता नहीं, हमको लगता है पेन में सही जो नहीं छोट बड़ होगा, बड़ दिक्कत होगा। चलो देखो, इसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। बाप रे बाप, इतना मोटा मोटा लिखे थे।
आपतित किरण, ठीक है। चलो छोड़ो, इसको बोलते हैं क्या, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण इसको बोलते हैं, ठीक है। अब बीच में जो होता है, इन दोनों बीच में क्या होता है, अभिलंब होता है, बीच में क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब, ठीक। ये एक समतल दर्पण है, क्या है, समतल दर्पण है, जिसके ऊपर साइड से क्या इस तरीके से पेंट किया गया है, तभी ना प्रकाश उस साइड नहीं हुआ। अगर सादा दर्पण होता तो क्या प्रकाश उस साइड भाग गया होता। इस पे ऊपर क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है पेंट का, ठीक। वो बिंदु होता है जिस पर जाकर के ये आपतित किरण जाकर के टकराती है और वापस ये रिटर्न हो जाती है अलग दिशा में। जहां पर ये परावर्तित किरण होता है, क्या आपतित किरण गया, ये रिटर्न हो गया परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। बीच में जो ये होती है इसे क्या बोलते हैं, अभिलंब ना, अभिलंब, ठीक। इन दोनों का कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। इन दोनों कोण को इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आपतन कोण, इसमें नहीं लिखाएगा, आपतन कोण, इसको परावर्तन कोण कहते हैं, जो कि दोनों का एंगल जो होता है वो बराबर होता है। चलिए ठीक, इसमें अभी इतना ही बताना था। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, प्रकाश का परावर्तन इसी में थे ना। देखिए, आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जो अभी हम चित्र में बताए थे कि एक समतल दर्पण पर आपतित किरण जब पड़ती है तो वो रिटर्न हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, उसी को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, जिस आपतित किरण गया लौट गई किरण को परावर्तित किरण, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर जाती है उसी माध्यम में गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आपतन बिंदु चित्र है यहां पर, अब देखो छोटा लिखाएगा, हम बोला था जूम कर दिए थे इसलिए बड़ा लिखा रहा था, नहीं अब देखो ठीक लिखा रहा है। ये था बीच में से क्या था, ये आपतन कोण था ना, ये परावर्तन कोण, ठीक। आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण, देखो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं, जो आपका यहाँ पर ये खींचा गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपतन कोण जो बताए थे, दोनों कोण आपतन कोण बराबर होता है, जिसको हम लोग पहला वाला को आई से हम लोग डिनोट करते हैं, दूसरा वाला को आई से, मतलब कि आर से, यानी कि रे मटका, ये जो आपतन कोण है तो इसको आप लोग यहां पर आई से इसको डिनोट कर सकते हैं। ये क्या है, आई, और ये क्या है, आर। अब दोनों का कोण हमेशा बराबर होता है, उसको मत ऑन ऑफ कीजिए, बार बोल देते नहीं समझ में आया आपको। परावर्तन कोण, देखो परावर्तन कोण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन कोण के दो ही नियम है। पहला नियम क्या, कि जब भी कोई समतल दर्पण पर आपतित किरण टकराई, परावर्तित किरण जो परावर्तित हो गई, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल कहने मतलब कि ये देखो समतल दर्पण है, तीनों एक ही जगह पर है, और जिस बिंदु पर जाकर टकराती है उसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु ना, कुछ और था, चले तब ठीक है। हल्का आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नियम, आप प्रकाश के परावर्तन का दो नियम। पहला कि किसी भी समतल दर्पण पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला। दूसरा नियम क्या है इसका, कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होता है। देख लो इधर, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, ये दूसरा नियम था, ठीक है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ में वापस लौट जाती है, उसी को समतल दर्पण कहते हैं। और प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं।
प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला क्या है? पहला वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? पहला क्या है? पहला वास्तविक प्रतिबिंब है। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसको चीज को बढ़िया समझिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब एक्चुअली होता क्या है? तो जस्ट अ सेकंड, तो मेरे पास हाइलाइटर भी फ्री में है, ठीक। जिस किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद, मतलब दर्पण में जब किसी बिंदु से कोई प्रकाश गया, मतलब यहां से आप बल्ब जलाते हैं, सामने दर्पण रखा हुआ है और उससे जब जाकर वो टकराया, प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन मतलब परावर्तन कब होगा? टकरा करके नहीं घूमेगा लाइट, पहले टकराएगा उसके बाद ही घूमेगा। तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत पर वास्तव में मिलती है, मतलब वहां टकराने के बाद जहां गई, जिस बिंदु पर जाकर के मिल गई, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में सिर्फ इतना ही अंतर है कि ये परावर्तन के बाद जहां टकराती है उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और आभासी प्रतिबिंब में यह है कि जिस बिंदु से जाती हुई दिखाई देती है। देखो क्या है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब हमें दिखाई दे रहा है कि इस बिंदु की ओर से आ रही है प्रकाश की लाइट, यानी कि वो आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। लेकिन वास्तविक में क्या है कि जिस बिंदु पर टकराती हुई या फिर जिस बिंदु पर मिलती हुई हमें दिखाई देगा, प्रतीत होगा, उसे आभासी, और जिस बिंदु से आते हुए दिखाई देगा परावर्तन के बाद उसे आभासी। वास्तविक में जिस बिंदु पर टकराते हुए दिखाई देगा उसे वास्तविक, और जिस परावर्तन आभासी में क्या है कि जिस बिंदु पर मतलब कि आती हुई प्रतीत होगी उसे आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है? अंतर पूछा है, बता दो अंतर, क्या दिक्कत है इसमें? देखो क्या कहता है, वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में अंतर पूछा है। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यही वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है जबकि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। ये अंतर आप उस भाग में भी लिख सकते हैं, बोर्ड में ऐसे ही पूछता है इस तरीके से। अब देखो इसमें क्या दोगे कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त किया जा सकता है, इसमें लिखो क्या, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब में अंजलि हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, जबकि उल्टा बनता नहीं, समझ में आया? जैसे कि कोई मतलब कि प्रतिबिंब क्या है, हम क्या बताए थे उस दिन थ्योरी बता रहे थे ना कि मोबाइल की कैमरा में सेल्फी लेते हो तो फोटो हमेशा आपका अपोजिट आता है, दिखाई थे ना करके। आईना उना भी होता है कि आपका हाथ ये वाला उठाइएगा तो पता चला उसमें ये वाला उठ रहा है। जिंदा हो? बस जिंदा रहिएगा। जबकि आभासी वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, वास्तविक में उल्टा और आभासी में सीधा। इस बातों को तो लिखवाएंगे, लेकिन ये चीज़ों को भी हम बस समझ लो ताकि कुछ कुछ चीज़ें आपको यहीं पर याद हो जाए। आगे देखिए, नोट, कई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतनी पीछे बनता है। इसका भी हम लोग कल उस दिन आप लोग प्रैक्टिकल करके दिखाए थे कि कोई भी सामने दर्पण है, कोई वस्तु रखा हुआ है, मान लो कि सामने ये दर्पण है, वस्तु में ये इतना दूरी में है तो चित्र में भी आपको उतना ही दूरी दिखाई देगा। जैसे क्या, तो बाइक वाला शीशा उठा के देख लो, कोई वस्तु अगर दूर बाइक है तो उसको उस शीशा में दूरी दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि कोई पास में आपके आके खड़ा है बाइक वाला और शीशा में आपको वो दूर दिखाई दे रहा है। कोई ट्रक आपके सामने आके खड़ा है और शीशा में देख रहे हैं, अरे वो तो अभी हमसे 2 बास पीछे है, आपने घुमा दिया हैंडल, उसने आपको चाप के निकल गया। आपका क्या हुआ, आराम से वो बढ़िया सा पेपर बन गया। तो इसीलिए उसमें सही दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सही दर्पण मतलब कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण ना, ताकि जिसमें प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर दिखाई दे जितना दूरी पर
एक्चुअली में है। ठीक है, ये ट्रकों रकों के बाइकों को के जो शीशा लगा हुआ होता है देखने के लिए, उसमें लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? ताकि उससे एक्सीडेंट की संभावनाएं कम हो। ऐसा नहीं कि आप लोग तो शायद शीशा का प्रयोग नहीं करते होंगे, लेकिन शीशा का प्रयोग कीजिए, एनी टाइम कीजिए। मेरे केस में उल्टा है, हम जब पटना में घूमते हैं तो हम अगर इधर से जा रहे हैं और हमको इधर ही मुड़ना है तो हम नहीं हो देखते हैं तो मुड़ जाते हैं। लेकिन पटना में एक सिस्टम है, जब हम इधर से जा रहे हैं और हमें इस दिशा में मुड़ना हो, मतलब पूरा रोड पार करके घूमना हो, तब हम इंडिकेटर तो देते ही दोस्त, साथ में हाथ भी देते हैं, क्योंकि पटना इंडिकेटर के भरोसे नहीं चलता है। कितना बार हम इंडिकेटर देते हैं, छोटा पीछे से आगे कोई ना कोई धीरे धीरे सटा ही देगा। पता नहीं मतलब गधा लोग को कौन बाइक दे दिया, समझ ही नहीं आता। दूसरा आदमी इंडिकेटर दे रहा है, इंडिकेटर मतलब वो रुकने के लिए बोल रहा है, उधर घूमेगा वो। तो इसलिए जब हम उल्टा घूमते हैं, उल्टा घूमने मतलब नहीं समझे, जैसे कि मान लो कि हम यहाँ से जा रहे हैं उधर मोर बाजार गोलंबर की तरफ, हमको लक्ष्मी के घर की तरफ मुड़ना पड़े बीच में, तब हम हाथ दे के मुड़ेंगे, रुक रुक। और उधर से इधर आते हैं कोचिंग, तब हाथ दे के घूमते हैं। अब यही गोलंबर की तरफ जा रहे हैं तो शिवम के घर की तरफ मुड़ना हो तो कोई हाथ हूथ नहीं देते हैं, सीधा इंडिकेटर दिए घुमा दिए। क्यों? क्योंकि वो नज़दीक, रोड के नज़दीक आता है। रोड के नज़दीक कैसे? मान लो ये रोड है, ये आपका रोड है, ये आपका बाइक चल रहा है, यहाँ पे एक रास्ता है, आपने इंडिकेटर दिया, ये चले गए। बट यहाँ रास्ता है और खास करके आप पटना में हो, बाइक से हो, अरे बाइक आपका जा रहा है, आइए यहाँ से आपको ऐसे घूमना हो तो इंडिकेटर तो देना भूलना ही मत, साथ में हाथ भी अपना जरूर देना, वरना पीछे से कोई आके चाप देगा। चलिए देखिए, ये एक्स्ट्रा बातें थी। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण प्राय कांच के एक टुकड़े को रजजित मतलब क्या बताए थे ना उस दिन? सही में सर बोलते हैं कि तुम लोग को मैथ नहीं पढ़ा पाएंगे। रजजित करके बनाया जाता है, जो एक खोखले भाग का होता है, घिसा जाता है। जो जैसे कि लोहा हुआ को जंग लग जाता है, घिसते हो ना, वो जो कागज आता है उससे, उसी तरीके से उसका घिस करके उसको अंदर से खोखला किया जाता है। सॉरी, ठीक है। देखो, कांच के इस टुकड़े को बाहरी सतह से रज्जित करने पर अवतल दर्पण बनता है। मतलब जब इसको बाहर से इसको घिसा जाता है तब ये अवतल दर्पण का टुकड़ा बन जाता है, जबकि टुकड़े को भीतरी सतह से रज्जित करने पर उत्तल दर्पण। मतलब कोई कांच है, उस मान लो कि ये कांच है, ठीक, इसको हमने इधर से घिसना शुरू किया तो ये अवतल दर्पण बन गया। हमने इसको अंदर से घिसना शुरू किया तब ये उत्तल दर्पण बन गया। ये चीज को ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन सब पूछता है बेटा। ध्रुव क्या है? तो वेलकम टू एवन अकेडमी पटना बाय शिवराज सर। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण का जो भी मध्य बिंदु होता है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और इसे P से डिनोटेड किया जाता है। इसके P से हम लोग जानते हैं, मतलब इसका जो नाम होता है वो P होता है, P से इसको सूचित करते हैं। ठीक है। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसे उसी गोले के केंद्र को, जो गोला है उसी गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे हम लोग C से डिनोट करते हैं, मतलब सूचित करते हैं। ठीक है। वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या क्या है? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण को वक्रता की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रधान या मुख्य अक्ष देखिए, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष भी कहते हैं। दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष इसको बोलते हैं। चित्र में P तथा C को मिलाने वाली सरल रेखा
पी सी मुख्य अक्ष है, पी और सी मुख्य अक्ष है, ठीक है। दर्पण, दर्पण एक आईना, एक प्रकाशीय युक्ति है। दर्पण जो आप एक शीशा होता है जिसमें आप अपने सुंदर चेहरों को आप देख पाते हो, उसी को दर्पण कहते हैं। एक आईना प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहला दर्पण होता है क्या? समतल दर्पण। दूसरा उत्तल दर्पण, पहला समतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण और तीसरा अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? देखिए सही से समझिएगा। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो, बाहर की ओर उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। मतलब कि एक तरीके से ऐसा समझिए, उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका सतह जो होता है, मतलब ये वाला हाथ जो होता है सतह, मतलब कि मान लीजिए एक तरफ से बाहर की ओर निकला हुआ हो, चम्मच जैसे पीछे जो भाग होता है ना, तो उसी को बाहर की ओर उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण हम लोग कहते हैं। और अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो, ये चम्मच का जो भाग होता है अंदर वाला, जिसे आप उठाकर कोई चीजों को खाते हैं, होता है ना, अरे चम्मच जो धंसा हुआ होता है, चम्मच हो गया, आपका डब्बू हो गया, उसको क्या है अंदर की ओर दबा हुआ होता है, उससे उत्तल दर्पण सॉरी अवतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ठीक है। अब देखो क्या प्रतिबिंब, समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं देखिए। प्रतिबिंब दर्पण के हमेशा पीछे बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे ही बनेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, मतलब कि प्रतिबिंब का, जैसे मान लीजिए कि पेन है, इसके जितना मोटाई चौड़ाई है, ये दर्पण में भी उतना ही मोटाई और चौड़ाई आपको दिखेगा। क्लियर? आगे देखिए, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा ही बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक रूप से ये उल्टा होता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। उल्टा मतलब समझे ना, कि आपने ये हाथ उठाया और उठिया, क्लियर। आप मेकअप लगा रहे हैं, इस हाथ में लग गया नहीं, लगेगा इस हाथ में नहीं, वैसा आप प्रतिबिंब देखने में महसूस होगा कि लगा रहे हैं। इसमें आईलाइनर बोलते हैं ना, यहाँ लिपस्टिक यहाँ लगता है ना, आईलाइनर बोलते हैं, सॉरी काजल। तो देखिए, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु के दर्पण के आगे सामने रहता है। मतलब ये कोई दर्पण है, आपने यहाँ पर इसको ऐसे रखा दर्पण सामने, तो ये वस्तु, ये दर्पण से जितना दूरी पर है, दर्पण में भी वो आपको उतना ही दूरी दिखाई देगा। जैसे कैसे, फॉर एग्जाम्पल बाइक में शीशा लगा हुआ होता है, उसमें देखो दूरी हमेशा बराबर दिखाई देगी, जितना दूरी पर कोई वस्तु रहेगा उतना ही दूरी पर दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि कोई बाइक ट्रक वाला आपके पीठ पर चढ़ल है और आपको शीशा में दिखाई दे, अरे ये तो यार स्मृति में, चलो हम बाइक घुमा लेते हैं, और अगर आपने घुमा लिया बाइक, खत्म। चलिए आगे देखिए, अवतल दर्पण का फोकस। किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह biंदु है जहां पर मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद मिलती है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का फोकस, तो किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। फोकस, फोकस दूरी, फोकस को एफ से हम लोग डिनोट करते हैं, किससे? एफ से हम लोग डिनोट करते हैं। और फोकस से दर्पण के ध्रुव पी की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यानी क्या समझे कि फोकस का जो ध्रुव जो है, ध्रुव में यानी जिसको हम लोग पी से डिनोट करते थे,
तो P से दर्पण की दूरी जो होगा, फोकस दूरी कहते हैं। P से दर्पण की दूरी जो होगा तो उसी के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। बस इतना समझना है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जितनी वक्रता त्रिज्या की दूरी होती है तो उसकी दूरी से कंपेयर में गोलीय दर्पण की दूरी आधी हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का अवतल दर्पण का उपयोग, पहला अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण। हजामती एक मुस्लिम भाषा का लैंग्वेज है जिसमें हम लोग दाढ़ी या बाल कटवाते हैं ना, शेविंग कराते हैं, तो उसी को हजामती बोलते हैं। हजामती दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। हजामती दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए, या दाढ़ी हो या बाल काटने के लिए होता है, यानी सैलून में जो मतलब शीशा लगा हुआ होता है तो वो कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट, वाहन के, अब वाहन में वो वाला शीशा मत समझिएगा, ऊपर वाला हेडलाइट, जहां से लाइट निकलता है नीचे में। लाइट तो इतना सा होता है ना, लेकिन वो चांदनी तो पूरा रोड देता है, तो उसके लाइट इतनी दूर रहता है उसमें, बट वहां पर क्या होता है कि एक ऐसे शीशा लगा हुआ होता है गोल टाइप से। हर बाइक में अलग अलग एंगल होता है, तो वही होता है कि टॉर्च में, जो टॉर्च ऐसे घुमाते हैं तो उसमें शीशा लगा हुआ होता है, देखिएगा वो आपको अंदर को ऐसे उभरा हुआ रहेगा, बाहर से ऐसे हल्का निकला हुआ रहेगा, इस टाइप से रहेगा, इस टाइप से बाहर से ऐसे ऊंचा रहेगा, अंदर से धंसा हुआ रहेगा। टॉर्च में देखिएगा खोल करके वैसे ही रहेगा। हाँ, तो टॉर्च, वाहनों के हेडलाइटों, सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक के रूप में किया जाता है। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर भी अवतल दर्पण का प्रयोग करता है कि आपके कान में क्या कीड़ा हो रहा है। छोटा सा वो ऐसे स्टिक में यहाँ पर वो शीशा लगाया रहता है, वैसे कान आपका उठाकर फिर आपको ऐसे बढ़िया से देखता है। समझ में आया? और क्लियर? सौर भट्टियों में सूर्य से आती प्रकाश उष्मा ऊर्जा को बड़े बड़े अवतल दर्पणों द्वारा छोटी जगह पर केंद्रित किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग अभी अवतल दर्पण पढ़े। अवतल दर्पण माइंड ध्यान रखो। पहला क्या था? दाढ़ी बनाने के रूप में, मतलब आप सैलून, ब्यूटी पार्लर देख सकते हैं। दूसरा क्या था? बाइक, टॉर्च के हेडलाइटों में। तीसरा क्या था? सौर ऊर्जा था। और एक और कोई था क्या? हाँ, एक और था। क्या था एक और? रोगियों के नाक और कान देखने के लिए। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछता है हर बार, फिक्स है कि पूछ देगा। चाहे ऑब्जेक्टिव में दो ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, सब्जेक्टिव में पूछ देगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में उपयोग बताइए, क्या दोनों में अंतर बताइए, ये आपको फिर बताना पड़ेगा। उत्तल दर्पण का उपयोग देखिए क्या है। इसमें देखिए क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कार, बस इत्यादि के। अब देखो बताइए, बाइक में दो प्रकार का मिरर होता है। पहला उत्तल दर्पण लगा हुआ कहाँ होगा? जिसमें आप चीजों को देख सकते हैं। ऐसे जो एक अवतल दर्पण जो शीशा में वहां पर लगा होता है, यहाँ पर लाइट को फैलती है, लाइट एक बिंदु से निकली और हल्का सा फैल गई ताकि उसको लाइट प्रॉपर दिख पाए। इसमें उत्तल दर्पण में शीशा के रूप में किया जाता है। बाइक, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस इत्यादि में शीशा साइड में लगा होता है, तो वो उत्तल दर्पण का होता है। ठीक है, पीछे देखने के लिए आईने के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में क्यों किया जाता है? लगता है क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन आंसर। तो क्यों किया जाता है? जाहिर सी बात है, ताकि उसमें आपका चेहरा क्लीन और हल्का सा बड़ा दिखता है, ताकि दाढ़ी बनाते समय छोटे छोटे बाल को नाई बढ़िया से देख सके और बढ़िया से उसको डिजाइन मतलब कट कर सके। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ और दिख रहा है, मार दिया तो कट गया, कभी ऊपर नीचे हो गया दाढ़ी। देखिए क्या है, चूंकि अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु सीधा बड़ा, जो भी बताया, तो चेहरा उसमें बड़ा दिखता है और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। पहला बात तो वस्तु सीधा बनता है। सीधा मतलब क्या हुआ? अब ऐसा नहीं होना चाहिए
कि वो आपका इस साइड का बाल काट रहा है और उसमें दिखाई दे कि वो इस साइड का काट रहा है, इसलिए उसको अवतल दर्पण ही बनाया जाता है। अगर इस साइड सैलून काट रहा है तो उसको उसमें जब दिखाई दे कि हम इसी साइड का काट रहे हैं तो उसमें बराबर उसको क्लियर दिखता है। और पहले बात उसमें फेस हल्का सा बड़ा दिखाई देता है और ये आभासी प्रतिबिंब, सीधा बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रश्न, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? ये बात को बहुत बार हम बता चुके हैं। साइड मिरर के रूप में इसलिए प्रयोग किया जाता है ताकि पीछे से आ रही गाड़ियां, वस्तुएं, चीजों को हम अच्छे से देख पाए, एक्सीडेंट की संभावना कम हो। मान लीजिए कि आपने ये बाइक चला रहे हैं और आपके जस्ट पीछे कोई ट्रक वाला हो, बाइक वाला हो और आपको घूमना हो तो शीशा में दिख जाता है कि मेरे पीछे कोई बाइक है, चाहे मेरे पीछे कोई ट्रक है, तो हम अभी नहीं घूमेंगे, रुक जाएंगे, चाहे कुछ देर आगे बढ़ के घूमेंगे। आपने तुरंत यू टर्न ले ली, घुमा दिया बाइक को यू टर्न में, तो वो एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाएगी। दूसरी बात, गाड़ी के जो शीशा होता है, उत्तल दर्पण जिसमें रहता है, तो इसमें हमेशा वस्तु जितनी दूरी रहेगी आईना में वो आपको उतनी ही दूरी पर दिखाई देगा। मतलब देखने से आपको पता चलेगा कि अभी हमसे 2 बिल्डिंग पीछे है, तो हम अपना बाइक घुमा लेते हैं। वही बात देखिए क्या है, उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। सीधा मतलब टेढ़ा नहीं दिखाई देगा, ऐसा नहीं कि इस साइड है तो आप इस साइड दिखाई दे रहे हैं, सीधा दिखाई देगा तभी आपको एक्यूरेट पता चलेगा। यद्यपि वह छोटा होता है, इनका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। विस्तृत मतलब कि बहुत बड़ा, छोटा, बहुत बड़ा जगह को ये लोग कैप्चर करता है। देखो इतनी वो शीशा रहता है, उसमें बिल्डिंग भी दिख जाता है। यहाँ पर बाइक है, बाजार समिति तक देख सकते हो, भले उसमें छोटे छोटे वस्तुएं दिखाई देगी लेकिन दिखाई देगी। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। चिन्ह परिपाटी, जब दर्पणों का उपयोग कर रहे होते हैं तब सभी दूरियों और लंबाइयों को नापते हैं। उस समय जिन नियमों का पालन करना पड़ता है उन नियमों को क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी। किसी वस्तु के प्रतिबिंब निर्धारण के लिए दूरियों की एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है ताकि प्रतिबिंब की भिन्न स्थितियों के बीच अंतर स्पष्ट किया जा सके, जिसे निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक का माना जाता है। दूसरा देखिए, सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव के पी से मापी जाती है। मतलब जितनी भी दूरी होगी सबको ध्रुव से ही मापा जाएगा। ध्रुव से पोल की दूरी को डिसाइड किया जाएगा कितनी दूरी पर कौन वस्तुएं रखी हुई है। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है तथा आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। दर्पण के अक्ष अर्थात एक्स के लंबवत मापी गई दूरियां धनात्मक तब होती है जब वे अक्ष के ऊपर होती है तथा ऋणात्मक तब होती है जब वे अक्ष के नीचे होती है। नोट, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर पर फोकस को ऋणात्मक होती है। मतलब अवतल दर्पण को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, तो इसमें क्या है, अब फोकस दूरी को एफ, ये दोनों ऋणात्मक में आते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर पर फोकस दूरी धनात्मक में आते हैं। ये लोग किसमें आता है? धनात्मक। आप समझते हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव। आवर्धन क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाइयों और वस्तु की ऊंचाइयों के अनुपात को आवर्धन कहते हैं और इसे हम लोग किससे? एम से डिनोट करते हैं, सूचित किया जाता है एम से। चलिए आगे बढ़िए। देखो एम बराबर क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। कोई भी प्रतिबिंब की कितनी ऊंचाई है या कोई भी वस्तु की कितनी ऊंचाई है। एम बराबर एच आई बटे एच। प्रतिबिंब की, मान लो कोई वस्तु यहाँ रखा हुआ है, वस्तु की ऊंचाई इतना बना है लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई हो सके इतना ही बने। देखिए प्रकाश का अपवर्तन, अब यहाँ पे देखिए अपवर्तन आ गया। एक मिनट, कितना पेज पे है अभी हम लोग? पेज नंबर 15 है। प्रकाश का परावर्तन ही पूरा खत्म हो गया और यहाँ से अपवर्तन है, तो इसको एक ही वीडियो रखते हैं। अपवर्तन का क्लास दूसरे वीडियो करेंगे। चलो ठीक है, 24 तक है। हाँ, इसको दूसरे वीडियो में कवर करते हैं। प्रकाश का परावर्तन का हम लोग ने पूरा चीज खत्म कर दिया। प्रकाश का अपवर्तन आपको पार्ट 2 में देखने के लिए मिलेगा।
चलिए ठीक है ओके, तब तक के लिए आप लोग मन लगा कर पढ़िए और इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद।